चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक देवता किसे कहते हैं? तो लोक देवता वे वीर पुरुष हैं जिन्होंने अपने अलौकिक एवं चमत्कारी कृतियों द्वारा जनहितार्थ कार्य किया है। अगला प्रश्न है, पीर किसे कहते हैं? जिनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों करते हैं उन्हें हम पीर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के 5 पीर कौन हैं? तो मारवाड़ के 5 पीर गोगाजी, पाबूजी, महजी, रामदेव जी और हरबू जी हैं। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ रामदेव जी का जन्म। अगला प्रश्न है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या कहते हैं? तो बाबेरी बीज। बाबेरी बीज कहते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उड़ूकाश में शिव तहसील बाड़मेर जिले में हुआ रामदेव जी का जन्म। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? तो रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के माता का नाम क्या है? तो रामदेव जी की माता है मेणा दे। अगला प्रश्न है, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है? तो नेतल दे रामदेव जी की पत्नी। अगला प्रश्न है, नेतल दे कहाँ की थी? तो अमरकोट की थी नेतल दे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नेतल दे के पिता कौन थे? तो सोडा दल सिंह। सोडा दल सिंह नेतल दे के पिता हैं। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भाई का नाम क्या था? तो वीरमदेव। वीरमदेव रामदेव जी के भाई थे। अगला प्रश्न है, वीरमदेव किसके अवतार थे? तो बलराम जी के अवतार माने जाते हैं वीरमदेव। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? तो बालीनाथ जी। बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु हैं। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था? तो नीला घोड़ा। नीला घोड़ा रामदेव जी के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या हैं? तो पगले। पगले हैं रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहते हैं? तो पर्चा कहते हैं रामदेव जी के चमत्कार को। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भक्त यात्री को क्या कहते हैं? तो जात्रु। जात्रु कहते हैं रामदेव जी के भक्त यात्री को। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? तो देवरा। देवरा कहा जाता है रामदेव जी के मंदिर को। अगला प्रश्न है, रामदेव जी की पूजा स्थान को क्या कहते हैं? तो थान कहते हैं रामदेव जी के पूजा स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजा क्या है? तो रामदेव जी के 5 रंग का झंडा। रामदेव जी का 5 रंगों का झंडा नेजा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं? तो जम्मा। जम्मा कहा जाता है रामदेव जी के रात्रि जागरण को। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ किसने चलाया था? तो रामदेव जी ने चलाया था कामड़िया पंथ। अगला प्रश्न है, रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो रामदेव जी ने। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरे ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तेहरे ताली नृत्य। अगला प्रश्न है, रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। अगला प्रश्न है, हैजा रोग निवारक देवता किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को। कुष्ठ रोग निवारक देवता किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को कहते हैं हैजा व कुष्ठ रोग निवारक देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा था? तो मक्का के पीरों ने कहा रामदेव जी को कि हम तो पीर हैं पर आप तो पीरों के भी पीर हैं। अगला प्रश्न है, रामसा पीर किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी को कहा जाता है रामसा पीर। अगला प्रश्न है, रुणेचरा धणी किसे कहते हैं? तो रामदेव जी को। रामदेव जी को कहते हैं रुणेचरा धणी। अगला प्रश्न है, रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है रामदेव जी को। अगला प्रश्न है, नेतलरा भरतार किसे कहा जाता है? तो रामदेव जी को। रामदेव जी को नेतलरा भरतार कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रामदेवरा रुणेचा में स्थित है रामदेव जी का मुख्य मंदिर। रामदेवरा रुणेचा किस जिले में स्थित है? तो पोखरण तहसील जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के पुजारी किस जाति के होते हैं? तो तंवर वंश राजपूत होते हैं रामदेव जी के पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी को सफेद व नीले रंग के कपड़े के घोड़े कहाँ पर चढ़ाए जाते हैं? तो रामदेवरा रुणेचा में। अगला प्रश्न है, रामदेवरा रुणेचा में रामदेव जी का मेला कब भरता है या कब लगता है? तो रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ और रामदेव जी ने समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशमी को ली, इसलिए रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशमी तक भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो रामदेव जी के मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला कौन सा है? तो रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला राजस्थान का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला है। अगला प्रश्न है, दूसरा रामदेवरा किस जिले में स्थित है? तो खुड़ियावास अजमेर जिले में स्थित है दूसरा रामदेवरा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? तो गुजरात में है छोटा रामदेवरा। अगला प्रश्न है, जोधपुर जिले में रामदेव जी का मेला कहाँ पर भरता है? तो मसूरिया पहाड़ी पर भरता है जोधपुर जिले में रामदेव जी का मेला। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि किस स्थान पर है? तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में रामदेव जी के गुरु यानी बालीनाथ जी ने समाधि ली। अगला प्रश्न है, रामदेव जी के भजनों को क्या कहते हैं? तो ब्यावले। ब्यावले कहा जाता है रामदेव जी के भजनों को। अगला प्रश्न है, रामदेव जी का मेला चित्तौड़गढ़ में किस स्थान पर भरता है? तो सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले में भरता है रामदेव जी का मेला। अगला प्रश्न है, रामदेव जी हरबूज के क्या लगते हैं? तो मौसेरे भाई। मौसेरे भाई लगते हैं रामदेव जी हरबूज जी के। अगला प्रश्न है, रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने कहाँ की जागीर दी थी? तो पोखरण की जागीर। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है रामदेव जी ने मल्लीनाथ जी को कहाँ की जागीर दी, लेकिन यहाँ पर मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को जागीर दी पोखरण की। प्रश्न है, करणी माता का जन्म कब हुआ था? तो 1387 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, करणी माता का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो सुआप गांव जोधपुर जिले में हुआ करणी माता का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता का मूल नाम क्या है? तो रिद्धुबाई। रिद्धुबाई करणी माता का मूल नाम है। अगला प्रश्न है, चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है? तो करणी माता को कहा जाता है चूहों वाली देवी। अगला प्रश्न है, करणी माता किस वंश की आराध्य देवी है? तो राठौड़ों की आराध्य देवी है करणी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव भिका ने किस माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाया था? तो करणी माता के आशीर्वाद से राव भिका ने बीकानेर नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, काबा वाली करनाल किसे कहा जाता है? तो करणी माता को। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो करणी माता ने। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। अगला प्रश्न है, करणी माता का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर है? तो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है करणी माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, करणी माता ने समाधि किस स्थान पर ली थी? तो धिनरुद की तलाई बीकानेर जिले में करणी माता ने समाधि ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता के मंदिर में स्थित चूहे क्या कहलाते हैं? तो काबा। काबा कहलाते हैं चूहे करणी माता के मंदिर में। अगला प्रश्न है, करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? तो करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सफेद चील को किसका प्रतीक माना जाता है? तो करणी माता का प्रतीक माना जाता है सफेद चील को। अगला प्रश्न है, करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव भिक्का ने। राव भिक्का ने करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, करणी माता किस जाति की कुल देवी है? तो चारण जाति की कुल देवी है करणी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता के मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने।
अगर एग्जाम में पूछा जाए कि करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया, तो महाराजा गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न है, केला देवी किस वंश की कुल देवी है, तो यदु वंश की कुल देवी है केला देवी। अगला प्रश्न है, केला देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो त्रिकुट पर्वत पर स्थित है केला देवी मंदिर, और त्रिकुट पर्वत करौली जिले में। अगला प्रश्न है, केला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राघव दास ने। राजा राघव दास ने केला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो करौली जिले में। करौली जिले में केला देवी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला देवी का मेला कब भरता है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला भरता है। अगला प्रश्न है, केला देवी का वाहन है, तो शेर। शेर एक केला देवी का वाहन। अगला प्रश्न है, बोहराई की छतरी किस मंदिर के सामने स्थित है, तो केला देवी मंदिर के सामने बनी हुई है बोहराई की छतरी। अगला प्रश्न है, बोहराई की छतरी किस लोक देवता की है, तो लागूरिया वीर की। लागूरिया वीर की है बोहराई की छतरी। अगला प्रश्न है, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लागूरिया नृत्य। लागूरिया नृत्य किया जाता है केला देवी मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो रेवासा सीकर में जिन माता मंदिर। अगला प्रश्न है, जिन माता का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो हर्ष की पहाड़ी पर बना हुआ है जिन माता जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, जिन माता का मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा हट्टड़ ने। राजा हट्टड़ ने जिन माता मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, जिन माता के भाई का नाम क्या था, तो हर्ष। हर्ष था जिन माता जी का भाई। अगला प्रश्न है, जिन माता का मेला कब भरता है, तो चैत्र व आश्विन नवरात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन माता को प्रतिदिन कितने प्याला शराब पिलाने का रिवाज है, तो 2.5 प्याला। 2.5 प्याला जिन माता को प्रतिदिन पिलाने का रिवाज है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के आक्रमण के समय सेना पर हमला किसने किया था, तो मधुमक्खियों ने। मधुमक्खियों ने औरंगजेब के आक्रमण के समय हमला किया। अगला प्रश्न है, किस माता का गीत सबसे बड़ा है, तो जिन माता का। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन माता का सबसे बड़ा लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई माता किस जाति की कुल देवी है, तो सिरवी जाति की कुल देवी है आई माता। अगला प्रश्न है, आई माता का मंदिर किस स्थान पर है, तो बिलाड़ा जोधपुर में है आई माता जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी की शिष्या कौन थी, तो आई माता। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। अगला प्रश्न है, आई पंथ किसने चलाया था, तो आई माता ने आई पंथ चलाया। अगला प्रश्न है, आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं, तो दरगाह। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, आई माता के थान को क्या कहा जाता है, तो बडेर। बडेर कहा जाता है आई माता के थान को। अगला प्रश्न है, आई माता के मंदिर में किस जाति के लोगों का प्रवेश निषेध है, तो गुर्जर जाति के लोगों का आई माता के मंदिर में प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई माता का थान किस वृक्ष के नीचे है, तो नीम के वृक्ष के नीचे आई माता का थान होता है। अगला प्रश्न है, किस देवी के दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है, तो आई माता के दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है। अगला प्रश्न है, आई माता मालवा से बिलाड़ा कब आई थी, तो 1464 ईस्वी में आई माता मालवा से बिलाड़ा जोधपुर में आई थी। अगला प्रश्न है, रानी सती के बचपन का नाम क्या था, तो नारायणी देवी। नारायणी देवी रानी सती का बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, नारायणी देवी किस जाति की कुल देवी है, तो अग्रवाल जाति की कुल देवी है नारायणी देवी। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में दादी जी के नाम से प्रसिद्ध माता है, तो रानी सती। रानी सती शेखावाटी क्षेत्र में दादी जी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो झुंझुनू जिले में स्थित है रानी सती का मंदिर। अगला प्रश्न है, रानी सती के पति का नाम क्या था, तो तनधन दास। अगला प्रश्न है, रानी सती का मंदिर किससे निर्मित है, तो संगमरमर से निर्मित है रानी सती जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, रानी सती का मेला कब भरता है, तो भाद्रपद अमावस्या को भरता है रानी सती जी का मेला। प्रश्न है, ख्याल किसे कहते हैं,
तो ऐतिहासिक एवं पौराणिक कहानियों पर संगीत के माध्यम से अभिनय किया जाता है, ये ख्याल कहलाता है। अगला प्रश्न है, ख्याल के प्रमुख सूत्रधार को क्या कहते हैं? तो हलकारा। हलकारा कहते हैं ख्याल के प्रमुख सूत्रधार को। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कुचामन नागौर की प्रसिद्ध है कुचामनी ख्याल। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छीराम। लच्छीराम है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो उमंग राज। उमंग राज कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल की शैली कौन सी है? तो ओपरा शैली है कुचामनी ख्याल की। अगला प्रश्न है, मीरा मंगल व रावमल नामक कहानियां किससे संबंधित हैं? तो कुचामनी ख्याल से। अगला प्रश्न है, जयपुरी ख्याल का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो सवाई जयसिंह के काल में जयपुरी ख्याल का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, जयपुरी ख्याल का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में। सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुरी ख्याल का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला प्रश्न है, अली बख्शी ख्याल के जनक किसे कहते हैं? तो अली बख्श को कहते हैं अली बख्शी ख्याल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर का रस खान किसे कहते हैं? तो अली बख्श को। अली बख्श को अलवर का रस खान कहते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी चाय के जनक किसे कहते हैं? तो नानूराम को। नानूराम को शेखावाटी के जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ख्याल के प्रमुख हालकार कौन है? तो दुलिया राणा। दुलिया राणा है शेखावाटी ख्याल के प्रमुख हालकार। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ख्याल के प्रमुख विषय हैं? तो हीर रांझा व जोगी जोगन। हीर रांझा व जोगी जोगन शेखावाटी ख्याल के प्रमुख विषय हैं। अगला प्रश्न है, कौन से ख्याल में स्त्रियों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो शेखावाटी ख्याल में। शेखावाटी ख्याल में स्त्रियों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा ख्याल के जनक कौन है? तो दुलिया राणा। दुलिया राणा चिड़ावा ख्याल के जनक हैं। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लालसोट दौसा की। लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है हेला ख्याल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हेला का शाब्दिक अर्थ है, तो आवाज देना। आवाज देना हेला का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल के प्रमुख शायर को क्या कहते हैं? तो हेला। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल के समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है हेला ख्याल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है मात ख्याल। अगला प्रश्न है, ढेपाली ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर और भरतपुर की। अलवर और भरतपुर की ढेपाली ख्याल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ढेपाली ख्याल के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो शहनाई व ढोल का। शहनाई व ढोल का प्रयोग किया जाता है ढेपाली ख्याल में। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल मुख्यतः किस स्थान की है? तो चंदेरी मध्य प्रदेश की। चंदेरी एमपी की प्रसिद्ध है तुरा कलंगी। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल के जनक कौन है? तो तुकनगीर व शाही अली। तुकनगीर व शाही अली तुरा कलंगी ख्याल के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरा कलंगी ख्याल में तुरा किस का रूप धारण करता है? तो शिव का रूप धारण करता है तुरा। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल में कलंगी किसका रूप धारण करती है? तो पार्वती जी की। पार्वती जी का रूप धारण करती है कलंगी। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो शहनाई व चंग का। शहनाई व चंग का प्रयोग किया जाता है तुरा कलंगी ख्याल में। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ क्षेत्र की। मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है तुरा कलंगी ख्याल। अगला प्रश्न है, तुरा कलंगी ख्याल के प्रमुख हलकारा कौन है? तो सैडू सिंह, हमीद बेग और चेताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य कौन सा है? यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य गौरी लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है,
लोक नाट्य का मरु नाट्य किसे कहते हैं? तो गौरी लोक नाट्य को। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राई लोक नाट्य को ही गौरी लोक नाट्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य सर्वाधिक किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो दक्षिण राजस्थान का। दक्षिणी राजस्थान का प्रसिद्ध है गौरी लोक नाट्य। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो भील जनजाति में। भील जनजाति में प्रचलित है गौरी लोक नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी लोक नाट्य किस पर आधारित है? तो शिव व भस्मासुर की कथा पर। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य में प्रमुख पात्र कौन है? तो भगवान शिव। भगवान शिव गौरी लोक नाट्य के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य में शिव का रूप धारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो पूरिया या बुढ़िया। पूरिया या बुढ़िया कहते हैं गौरी लोक नाट्य में शिव का रूप धारण करने वाले को। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नाट्य रक्षाबंधन के एक दिन पहले प्रारंभ होकर 40 दिन तक चलता है? तो गौरी लोक नाट्य। अगला प्रश्न है, एकमात्र लोक नाट्य जो दिन में किया जाता है? तो गौरी लोक नाट्य दिन में किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गौरी लोक नाट्य का उद्देश्य क्या है? तो मनोरंजन के साथ साथ फसलों की रक्षा करना, यह गौरी लोक नाट्य का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गौरी लोक नाट्य में दो प्रसंगों को जोड़ने के लिए बीच बीच में जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं? तो गौरी की गामत। गौरी की गामत कहते हैं गौरी लोक नाट्य में दो प्रसंगों को जोड़ने के लिए बीच बीच में करने वाला नृत्य को। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रमना। रमना शाब्दिक अर्थ है रमत लोक नाट्य का शाब्दिक अर्थ। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है सर्वाधिक रमत लोक नाट्य। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जैसलमेर से। जैसलमेर से रमत लोक नाट्य की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमत लोक नाट्य की शुरुआत के समय किस के भजन गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं रमत लोक नाट्य की शुरुआत में। अगला प्रश्न है, किस लोक नाट्य की शुरुआत होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक होती है? तो रमत लोक नाट्य की। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य में पाटा संस्कृति किसकी देन है? तो बीकानेर की। बीकानेर की देन है पाटा संस्कृति। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य के लिए बीकानेर का कौन सा चौक प्रसिद्ध है? तो आचार्य चौक। अगला प्रश्न है, रमत लोक नाट्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नगाड़ा व ढोल का। नगाड़ा व ढोलक का प्रयोग किया जाता है रमत लोक नाट्य में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। प्रश्न है, लोक नृत्यों के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार के लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है गैर नृत्य। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल, बांकिया व थाली का। ढोल, बांकिया व थाली का प्रयोग किया जाता है गैर नृत्य में। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कनाना बाड़मेर का प्रसिद्ध है गैर नृत्य। अगला प्रश्न है, गैर नृत्य करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो फाग गीत गाया जाता है गैर नृत्य करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर नृत्य करने वाले नर्तक कहलाते हैं? तो घेरिए। घेरिए कहलाते हैं गैर नृत्य करने वाले नर्तक। अगला प्रश्न है, तलवारों की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेनार, उदयपुर की प्रसिद्ध है तलवारों की घेर। अगला प्रश्न है, तलवारों की घेर के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो मधुश्याम जी वर्मा। मधुश्याम जी वर्मा तलवारों की घेर प्रारंभकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, तलवारों की घेर किस शासक के समय प्रारंभ हुई थी? तो अमर सिंह के समय प्रारंभ हुई तलवारों की घेर। अगला प्रश्न है, आंगी बांगी की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लाखोटा बाड़मेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है गिद्ध नृत्य। अगला प्रश्न है, होली के
डांडा रोपण से लेकर दहन तक कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गिद्दड़ नृत्य। अगला प्रश्न है, गिद्दड़ नृत्य करने वाले नर्तक कहलाते हैं? तो गिद्दड़िया। गिद्दड़िया कहलाते हैं गिद्दड़ नृत्य करने वाले नर्तक। अगला प्रश्न है, गिद्दड़ नृत्य में स्त्रियों के सवांग करने वाले पुरुष कहलाते हैं? तो गणगौर। अगला प्रश्न है, सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन किस नृत्य से संबंधित स्वांग है? तो गिद्दड़ नृत्य से संबंधित स्वांग है सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है चंग नृत्य। अगला प्रश्न है, चंग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है चंग नृत्य। अगला प्रश्न है, चंग की थाप पर किया जाने वाला नृत्य है? तो चंग नृत्य। अगला प्रश्न है, डफ नृत्य कब किया जाता है? तो वसंत पंचमी को। वसंत पंचमी को किया जाता है डफ नृत्य। अगला प्रश्न है, लहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो झुंझुनू का प्रसिद्ध है लहर नृत्य। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लहर नृत्य कब किया जाता है? तो गणेश चतुर्थी को। अगला प्रश्न है, मीठी खुजली किस नृत्य को कहा जाता है? तो लहर नृत्य को कहा जाता है मीठी खुजली। अगला प्रश्न है, कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चूरू का प्रसिद्ध है कबूतरी नृत्य। अगला प्रश्न है, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है बिंदोरी नृत्य। अगला प्रश्न है, बिंदोरी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली व विवाह के अवसर पर किया जाता है बिंदोरी नृत्य। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है ढोल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य का प्रकाशन किसने किया था? तो जे नारायण व्यास ने। जे नारायण व्यास ने ढोल नृत्य का प्रकाशन किया। अगला प्रश्न है, रण नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है रण नृत्य। अगला प्रश्न है, रण नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है रण नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य भरतपुर व अलवर का प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बम नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बम नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो नंगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बम नृत्य में। अगला प्रश्न है, बम नृत्य करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो बम रसिया गीत। बम रसिया गीत गाया जाता है बम नृत्य करते समय। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भरतपुर का प्रसिद्ध है चरकुला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी के पहियों पर दीपक जलाकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चरकुला नृत्य। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य। और कतरियासर बीकानेर में जसनाजी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य किस संत से संबंधित है? तो जसनाथ जी से संबंधित है अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो जसनाथ जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य में अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है? तो धूनी। धूनी कहा जाता है अग्नि नृत्य में अंगारों के ढेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य के नर्तक कहलाते हैं? तो नाचनिया। नाचनिया कहलाते हैं अग्नि नृत्य के नर्तक। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का संरक्षण किसने किया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य का संरक्षण किया। अगला प्रश्न है, फतेह फतेह किस नृत्य से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य से संबंधित है फतेह फतेह। अगला प्रश्न है, अंगारे मुंह में लेना व मतीरा फोड़ना किस नृत्य से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य से संबंधित है अंगारे मुंह में लेना व मतीरा फोड़ना। अगला प्रश्न है, गुल्ला नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो गुल्ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गुल्ला नृत्य कब किया जाता है? तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है गुल्ला नृत्य। अगला प्रश्न है, छिद्रित मटके में दीपक किसका प्रतीक है? तो गुल्ला नृत्य का प्रतीक है छिद्रित मटके में दीपक का। अगला प्रश्न है, गुल्ला नृत्य का संरक्षण किसने किया था? तो कोमल कोठारी ने। कोमल कोठारी ने गुल्ला नृत्य का संरक्षण किया। अगला प्रश्न है, डांडिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है डांडिया नृत्य। अगला प्रश्न है, डांडिया नृत्य कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है डांडिया नृत्य। प्रश्न है, राजस्थान में हवेलियों का विकास किस सदी में हुआ था?
तो 17वीं 18वीं सदी में हवेलियों का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हवेलियों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किनका रहा है? तो सेठ व साहूकार का। सेठ व साहूकार का राजस्थान में हवेलियों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहा। अगला प्रश्न है, पत्थर की जाली व कटाई के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो मारवाड़ की। मारवाड़ की हवेलियां प्रसिद्ध है पत्थर की जाली व कटाई के लिए। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कलात्मक व संगीत राशि के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो हड़ौती की हवेलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो नवलगढ़ झुंझुनू को। नवलगढ़ झुंझुनू को कहा जाता है हवेलियों का नगर। अगला प्रश्न है, सो हवेलियों का नगर किसे कहा जाता है? तो बीकानेर को। बीकानेर को सो हवेलियों का नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कहाँ हवेलियां देखने को मिलती है? तो शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में पटुओं की हवेलियां। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो सेठ गुमान चंद ने। सेठ गुमान चंद ने पटुओं की हवेलियों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कॉकटेल का श्रेष्ठतम उदाहरण कौन सी हवेली है? तो पटुओं की हवेली। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली कितनी मंजिलों की है? तो 5 मंजिला है पटुओं की हवेली। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली कौन सी शैली में निर्मित है? तो पटुओं की हवेली हिंदू, यहूदी व यूरोपीय शैली में निर्मित है। अगला प्रश्न है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सलीम सिंह की हवेली। सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम सिंह की हवेली कितनी मंजिलों की है? तो 9 मंजिला है सलीम सिंह की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम सिंह की हवेली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नौखड़ी हवेली के नाम से। नौखड़ी हवेली के नाम से जाना जाता है सलीम सिंह की हवेली को। अगला प्रश्न है, नतमल की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थित है नतमल की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नतमल की हवेली के शिल्पकार कौन थे? तो लालू व हाथी। लालू व हाथी नतमल की हवेलियों के शिल्पकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य ईश्वरदास की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में आचार्य ईश्वरदास की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी है? तो बछाउतों की हवेली। बछाउतों की हवेली राजस्थान की सबसे प्राचीन हवेली है। अगला प्रश्न है, मेहता हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। बीकानेर में है मेहता हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरिया की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो बीकानेर में। बीकानेर में रामपुरिया की हवेलियाँ। अगला प्रश्न है, बंदिया हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। बीकानेर में बंदिया हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसवाल हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। बीकानेर में ओसवाल हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठिया हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। बीकानेर में सेठिया हवेली। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो बीकानेर को। और हवेलियों का नगर नवलगढ़ झुंझुनू को कहते हैं। और हवेलियों का शहर बीकानेर को। अगला प्रश्न है, बीकानेर को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच में शामिल कब किया गया था? तो 2012 में। अगला प्रश्न है, लाल पत्थर से कहाँ की हवेलियां निर्मित हैं? तो बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से निर्मित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र हवेली जो पुष्य नक्षत्र में निर्मित है, तो पुष्य हवेली। अगला प्रश्न है, पुष्य हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो जसवंत सिंह द्वितीय ने। जसवंत सिंह द्वितीय ने पुष्य हवेली का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, पुष्य हवेली कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में। जोधपुर में पुष्य हवेली। अगला प्रश्न है, पुष्य हवेली का शिल्पकार कौन था, तो रघुनाथ मल। रघुनाथ मल पुष्य हवेली का शिल्पकार था। अगला है प्रश्न, मोतीलाल की हवेली किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है मोतीलाल की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालचंद की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है लालचंद की हवेली। अगला प्रश्न, फूलचंद की हवेली किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है फूलचंद की हवेली। अगला प्रश्न है, पोखरण हवेली किस जिले में स्थित है, तो पोखरण हवेली जोधपुर में। कंफ्यूज मत हो जाना, जैसलमेर में पोखरण स्थान है और पोखरण हवेली जोधपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, बड़े मियाँ की हवेली किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली। अगला प्रश्न है, अमरचंद कोचर की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में। जोधपुर में अमरचंद कोचर की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, फूलचंद हवेली, लालचंद हवेली, मोतीलाल हवेली और पुष्य हवेली, ये सभी हवेलियां जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित जी की हवेली किस जिले में स्थित है, तो जयपुर जिले में स्थित है पुरोहित जी की हवेली। अगला प्रश्न है, नाना जी की हवेली किस जिले में स्थित है, तो जयपुर में स्थित है नाना जी की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबाई की हवेली कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में। अगला प्रश्न, मथुरा वालों की हवेली किस जिले में स्थित है, तो मथुरा वालों की हवेली जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बागौर की हवेली किस जिले में स्थित है, तो उदयपुर में। उदयपुर में बागौर की हवेली। और जयपुर की हवेलियां हैं मथुरा वालों की हवेली, दाबाई की हवेली, नानाजी की हवेली, वे पुरोहित जी की हवेली, ये सभी जयपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो अमरचंद बढ़िया ने। अमरचंद बढ़िया ने बागौर की हवेलियों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में स्थित है, यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाफना हवेली कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर में। उदयपुर में बाफना हवेली। अगला प्रश्न है, मोहन सिंह की हवेली किस जिले में स्थित है, तो उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयमल और फतेह की हवेली किस जिले में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है जयमल और फतेह की हवेली। उसने ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी को क्या कहते हैं, तो उस्ता कला। उस्ता कला कहते हैं ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी करना। अगला प्रश्न है, उस्ता कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मुनिवत कला के नाम से जाना जाता है उस्ता कला को। अगला प्रश्न है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला। अगला प्रश्न है, उस्ता कला के प्रमुख उस्ताद कौन है, तो हिस्मामुद्दीन। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु वन्य श्रेणी का है, तो चिंकारा। चिंकारा है राजस्थान का राज्य पशु वन्य श्रेणी में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, तो 22 मई 1981 ईस्वी को। 22 मई 1981 ईस्वी को चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गजेला गजेला। गजेला गजेला ये चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, चिंकारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो काला हिरण व छोटा हिरण भी कहा जाता है चिंकारे को। अगला प्रश्न है, चिंकारा किस जिले का शुभंकर है, तो श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है चिंकारा। अगला प्रश्न है, चिंकारा हिरण की किस प्रजाति का समूह है, तो एंटीलोप प्रजाति का समूह है चिंकारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा एक वाद्य यंत्र है जो किस श्रेणी का है? तो तत्वाद्य यंत्र श्रेणी का है चिंकारा वाद्य यंत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो 1948 में। 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन हैं? तो हनुमान सिंह, खुशीराम, सुरेंद्र कटारिया। हनुमान सिंह, खुशीराम और सुरेंद्र कटारिया ये सभी बास्केटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है पुरुष बास्केटबॉल अकादमी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महिला बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में। जयपुर में महिला बास्केटबॉल अकादमी। और महिला बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना 2007 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, महिला बास्केटबॉल अकादमी किसके द्वारा संचालित है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा महिला बास्केटबॉल अकादमी संचालित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? तो 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है? तो टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा ये रोहिड़ी का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सांगवान किसे कहते हैं? तो रोहिड़ा को। रोहिड़ा को कहते हैं राजस्थान का सांगवान। और रेगिस्तान का सांगवान भी रोहिड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरुशोभा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मरुशोभा के नाम से रोहिड़ा पुष्प को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की टीक किसे कहते हैं? तो रोहिड़ा को कहते हैं मारवाड़ की टीक। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान की ज्वाला किसे कहते हैं? तो रोहिड़ा को कहते हैं रेगिस्तान की ज्वाला। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रोहिड़े के पुष्पों का रंग होता है? तो केसरिया व पीला। केसरिया व पीला रंग होता है रोहिड़े पुष्प का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक रोहिड़े के वृक्ष पाए जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक रोहिड़े के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रोहिड़े के पुष्प कब खिलते हैं? तो मार्च व अप्रैल में। मार्च व अप्रैल में रोहिड़े के पुष्प खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो महुआ के वृक्ष को कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो खेजड़ी को। खेजड़ी को कहते हैं राजस्थान का कल्प वृक्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत है? तो केसरिया बालम आवोनी। केसरिया बालम आवोनी ये राजस्थान का राज्य गीत है। अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आवोनी सर्वप्रथम किसने गाया था? तो मांगी बाई ने। मांगी बाई ने सर्वप्रथम राजस्थान का राज्य गीत यानी केसरिया बालम आवोनी गीत गाया था। अगला प्रश्न है, मांगी बाई का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर जिले से संबंधित है मांगी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई? तो अल्लाह जिला बाई ने। अल्लाह जिला बाई ने राजस्थान के राज्य गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। अगला प्रश्न है, अल्लाह जिला बाई ने केसरिया बालम आवोनी गीत को किस शैली में गाया था? तो मांड गायन शैली में गाया था अल्लाह जिला बाई ने। अगला प्रश्न है, अल्लाह जिला बाई का संबंध किस जिले से है? तो बीकानेर से संबंधित है अल्लाह जिला बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह जिला बाई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है अल्लाह जिला बाई को। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं? तो अल्लाह जिला बाई को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है? तो अलगोजा। अलगोजा है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अलगोजा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है अलगोजा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राज्य मिठाई है? तो घेवर। घेवर है राजस्थान की राज्य मिठाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य कवि है? तो सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण
राजस्थान के राज्य कवि हैं। अगला प्रश्न है सूर्यमल मिश्रण का संबंध किस जिले से है? तो बूंदी जिले से संबंधित है सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है वंश भास्कर के लेखक कौन हैं? तो सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सतसई के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। राजस्थान की आत्मा किसे कहते हैं? तो घूमर को कहते हैं राजस्थान की आत्मा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लोक नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? तो घूमर नृत्य को कहते हैं लोक नृत्यों की आत्मा। अगला प्रश्न है नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहते हैं? तो घूमर को। घूमर को ही कहते हैं नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा और राजस्थान की आत्मा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।